भारत में डर लगता है तो जहाँ भी उनको शांति मिलती हो, बिल्कुल वो स्वतंत्र है। आमिर खान ने कहा है तो कहीं ना कहीं तो उसे तकलीफ हुई हो, और क्या किया जाए जो तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो। आमिर जी, आप देश छोड़ के कभी मत जाइए, ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है कि देश छोड़ के जाना चाहिए तो कोई उनको रोकेगा नहीं, वो बिल्कुल फ्री है इस देश को छोड़ के जाने के लिए। पॉपुलर फिल्म स्टार है, अगर वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए। तो देश में कथित असहिष्णुता पर दिए गए आमिर खान के बयान पर बीजेपी नेताओं के साथ साथ फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने भी आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि ऐसा बयान देकर आमिर खान सम्मान करने वालों का अपमान कर रहे हैं। फिल्मकार अशोक पंडित का कहना है कि अगर वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। अशोक पंडित ने कहा कि देश में सूडो सेक्युलरिज्म यानी कि छद्म धर्मनिरपेक्षता एक फैशन बन गया है। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि असहिष्णुता वाला बयान देकर आमिर खान लोगों को डरा रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आमिर खान कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं संबित पात्रा ने कहा है कि भारत जैसा सहिष्णु देश दुनिया में कहीं नहीं है। तो तमाम तरह के रिएक्शंस इस वक्त आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजनीतिक हलकों में तो खलबली मची ही है, रिएक्शंस आ ही रहे हैं। फिल्म फ्रेटर्निटी भी अब बटी हुई है, कुछ लोग सपोर्ट में हैं आमिर के तो कुछ लोग अगेंस्ट हैं, और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि आमिर अगर देश छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको बता दें कि अनुपम खेर का आया है, जिन्होंने कहा कि आमिर खान डरा रहे हैं लोगों को, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं उससे लोगों में, जनता में डर का माहौल पैदा होगा। साथ ही सवाल उन्होंने आमिर खान से पूछा है कि जब किरण ने उनसे कहा कि वो देश छोड़ के जाना चाहती हैं तो आखिर किस देश वो जाना चाहती हैं। इस बीच आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आमिर खान के ऐसे बयान से देश की छवि खराब होती है। 2013 की तुलना में इस साल कम हिंसा हुई है। Since India has taken over the power, the total numbers of communal incidents has come down compared to 2013. So all this debate is misplaced. There are issues which society as a whole, we need to come together and address the issue. But to just make a blatant statement that during NDA rule, under the Prime Ministership of Narendra Modi, the country has become intolerant. This is not a proper kind of putting forward the issues before the country. It unnecessarily tarnishes the image of the country. तो आमिर खान के बयान के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है। इस पर किसने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। मैं बहुत दुखी हूं उनके इस बयान से। वो स्वतंत्र हैं, उनको अगर भारत में डर लगता है तो जहां भी उनको शांति मिलती हो, बिल्कुल वो स्वतंत्र है। आप अगर उस देश को इंटॉलरेंट कहते हैं और अगर ये देश वाकई इंटॉलरेंट है तो आमिर खान साहब इस कंट्री के स्टार नहीं होते। गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट है जो हर पेपरों में छपी है कि पिछले 2 साल के अंदर जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं इस देश में वो कम हुई हैं, और उनसे उसको पढ़ के अपने परिवार को समझाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आमिर जी, आप देश छोड़ के कभी मत जाइए, ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। बजाय इसके कि आप इस बात पे बरहम हो कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, रवैया ये होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है और क्या किया जाए जो तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो। पॉपुलर फिल्म स्टार है, अगर वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। देश में असहिष्णुता का वातावरण है और प्रधानमंत्री को अब समय आ गया है पॉपुलर कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर वो इस तरह की बात। और उधर अनुपम खेर ने आमिर खान के बयान का जवाब दिया है। अनुपम ने ट्वीट में पूछा है कि प्रिया आमिर, क्या आप किरण से पूछा आपने कि क्या वो किस देश में जाना चाहती हैं? क्या आपने किरण को बताया कि इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है? क्या आपके लिए अतुल्य भारत इसी 6-7 महीने में असहिष्णु भारत हो गया है? ये बात दो टूक अनुपम खेर ने पूछी है ट्वीट कर आमिर खान से।
और इस बीच पाकिस्तानी मूल के कनेडियाई नागरिक और लेखक तारिक फतेह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर और धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तारिक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। तारिक जी, जो कल बात हुई, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि तलवीन जी ने ये सवाल पूछा था कि आईसिस ने जो कुछ भी पेरिस में किया, वो एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेकर आए थे और उन्होंने मासूमों को मारा था। इस बात पर आमिर खान ने कहा कि जिन लोगों ने मारा वो नहीं मानते कि वो लोग इस्लाम से संबंधित थे, उन्हें लगता है कि टेररिज्म का या टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। आपकी राय? शायद आमिर खान को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में ना पता हो, एंड मुमकिन है। ही इज़ अ ग्रेट इंडियन, इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट हु आई एडमायर। लेकिन इस्लाम की तारीख़ हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौरन प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद तलवार और कुरान तो हर दफ़ा हर खाना जंगी में निकली है। हज़रत अली हज़रत मुआविया के दौरान आपके 3 हमारे खलीफा, हज़रत अली को तो मस्जिद में लोगों ने मार दिया नमाज पढ़ते वक्त। तो एडमिट ये करना चाहिए मुसलमानों को कि कुछ इसमें गड़बड़ है जिससे हमें किनारा कशी करनी चाहिए। वी शुड बी सेइंग कि भाई ये बहुत हो गया, जिहाद की जो डॉक्ट्रिन है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना इस सदी में हमारा कोई, हम इससे कुछ इंस्पायर हो सकते हैं। वो बात दुरुस्त है। और आमिर खान ने एक्चुअली कंडेम किया आईसिस को, और अपने इंटरव्यू में मैंने जो सुना उन्होंने कहा मेरा इससे कोई नहीं, आई डिनाउंस इट। शायद उनको इतना नॉलेज ना हो इस्लामिक हिस्ट्री और थियोलॉजी पे, क्योंकि शरिया के मुताबिक जो आईसिस वाले कर रहे हैं एन उस मुताबिक है जो इब्न तैमिया और दूसरे जो बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने 13, 14, 15 सेंचुरी में लिखा कि किस तरह दुनिया पे इस्लाम फैलाया जाए, उसी की तरह वो आईसिस वाले फैला रहे हैं। तो तारिक जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी आईसिस ने किया पेरिस में वो इस्लाम के हक में था? मैं कह रहा हूं कि आईसिस या तालिबान या लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, अल-शबाब, बोको हराम, ये तमाम इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पहले किसी ज़माने में सिर्फ सियासी काम करती थी, जमात इस्लामी, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे, आज वो अगले स्टेज में आ गई हैं, क्योंकि शरिया के मुताबिक यही तरीका है दुश्मन पे यलगार करने की और दुनिया पे एक कॉमन इस्लामिक कैलिफेट बनाने की। ये 8वीं सदी 9वीं सदी आप देखिए कि जहां अरबों ने हमले किए, चाहे ईरान पे या मिस्र पे या हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम आए या तैमूर आए, ये सब इसी काम से आए थे ना कि एक इस्लामिक सल्तनत बनाई जाए। तो मेरा ये कहना है कि इस नेशन स्टेट के दौर में तारिक जी, एक कहने का तरीका होता है कि ये जो आतंकवाद है इसका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, और आमिर खान ने यही बात कही। उन्होंने कहा मेरे नजरिए में ये जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो अपने आप को भले ही मुस्लिम कहें, भले ही इस्लाम को मानने वाला कहें, लेकिन वो नहीं है क्योंकि उनका कोई मजहब नहीं है। इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? इसे आप हिस्ट्री से कैसे जोड़ रहे हैं, ये थोड़ा समझाइए। अच्छा, हर शख्स को ये हक है इंटरनेशनल कानून के तहत कहने का कि उसका धर्म क्या है। अगर मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो मैं हूं मुसलमान, आप नहीं कह सकते कि मैं मुसलमान नहीं हूं। ये वही थियोलॉजी है जिसके तहत हम मुसलमानों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं जब मौलवी कहते हैं कि ये मुसलमान अब नहीं रहा। तो मैं कैसे मान लूं कि मैं जो अपने आप के लिए है हक मांग रहा हूं कि मेरे मुसलमान लिबरल सेक्युलर मुसलमान होने पे या आमिर खान के मुसलमान होने पे कोई मौलवी नहीं कह सकता कि ये ठीक मुसलमान नहीं है। तो अब मैं यही कहने लग जाऊं कि वो लोग जो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं वो नहीं है। इस डिबेट में हमें नहीं पढ़ना है। हमें ये कहना है कि नेशन स्टेट में दूसरे नेशन स्टेट के साथ इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस का रद्द अमल है। जिहाद की डॉक्ट्रिन खत्म हो गई। अब नेशन स्टेट में हर मुसलमान को जिहाद को डिनाउंस करना होगा,
टेररिज्म को डिनाउंस करना में क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिहाद को डिनाउंस करना होगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिहाद को आप किस तरह से इस्लाम से दूर करेंगे, कुरान से किस तरह से दूर करेंगे, इंडोक्ट्रिनेशन को किस तरह से दूर करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो चलिए हम आपको आमिर खान का वो बयान दिखा देते हैं जिसके बाद असहिष्णुता पर फिर से बहस छिड़ गई है। As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. तो ये बात आमिर खान ने कही थी, जिसके बाद तमाम विवाद खड़े हो गए हैं। लोग या तो उनके फॉर में या उनके अगेंस्ट में बयान लगातार दे रहे हैं। फिल्म फ्रेटर्निटी के भी लोग हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन वॉइस किया है। कई लोगों का ये कहना है कि क्या वजह है आमिर खान डर रहे हैं, यही वो देश है जिन्होंने उन्हें इस पदवी पर पहुंचाया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार को इससे सीखना चाहिए कि आमिर खान सरीके व्यक्ति को देश में डर लग रहा है। तो राजनीति भी इस पर जम के हो रही है। वहीं जो आमिर खान का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर उनकी आलोचना भी जमकर हो रही है। इस पर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान मूल के कनेडियाई नागरिक हैं तारिक फतेह साहब, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने इस बात को ना उठाकर ये कहा है कि आमिर खान ने जिस तरह से कहा था कि जो लोग एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर लोगों की, निर्दोषों की हत्या करते हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं उनके नजरिए पर। तो तारिक फतेह का ये कहना है कि आमिर खान यहाँ पर गलत हैं और उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इस पर हम बात लगातार कर रहे थे तारिक फतेह जी से, वापस हम बात करेंगे, लेकिन फिर इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि आमिर के जवाब के बाद जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने आमिर खान से सवाल पूछा कि देश में एक ही जैसी घटनाओं को अलग अलग नजर से क्यों देखा जाता है। सुनिए। दो बड़े इंसिडेंट्स देखे, एक दादरी और एक जम्मू कश्मीर में हाल ही में कर्नल संतोष महादिक, वो शहीद हुए थे। कर्नल संतोष महादिक को एक आतंकवादी ने मारा अभी पिछले हफ्ते, और दादरी का जो घटना थी वो हम सब जानते ही हैं। बोथ आर एक्ट ऑफ वायलेंस। उसके बाद भी जिस तरीके से देश रिएक्ट करता है, पॉलिटिकल सिस्टम रिएक्ट करता है, हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है, वो अलग अलग क्यों है? अगर असहनशीलता की बात करनी है तो दादरी में हम देखते हैं असहनशीलता पर बहस छिड़ जाती है और लोग अपने अवार्ड्स वापस करते हैं। लेकिन एक और जो आर्मी का अफसर है, कर्नल है, जब वो मारा जाता है तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं, दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुँचे थे, लेकिन कर्नल महादिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। सो व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड? मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड while reporting also, while having a debate also, and while giving a reaction also on this? That's my question. Yeah, well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned, and every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards most of the time, sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. That's the truth of the matter. I hope and wish that we could be like machines and we could be kind of calibrated into reacting in the appropriate way each time, and who knows what is appropriate and who decides what is appropriate. So the fact is that, these are things that will happen. As you rightly pointed out, it should not happen. Ideally, whether it's the media, whether it's politicians, whether it's a common person, our reaction to violence should be identical, whether it's one community doing it or another community doing it in any way. And by and large, it is. I think by and large, most people are against violence of any kind, no matter who is behind it. I think by and large, that is the case. तो देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर छिड़ी हुई बहस के बीच एमएचए ने कौमी दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों में 2014 के मुकाबले 2015 में कम लोगों की मौतें हुई हैं। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, जरा विस्तार से बताएं।
देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रिपोर्ट रखी गई है जिसमें अक्टूबर तक के ये आंकड़े हैं और पिछले 4 या 5 सालों में जो हर साल जो कम्युनल वायलेंस के पूरे देश भर में जो भी घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्ट दी गई है। अगर आप देखें इस ग्राफ को तो सबसे ज़्यादा 2013-2014 में देश में कम्युनल वायलेंस की घटना हो रही है और सबसे जो लोवेस्ट है वो इस साल दर्ज की गई है। अगर पिछले साल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो ये संख्या करीब 40 से 50 से कम एक घटना दिखाती है। अगर मौतें देखा जाए तो पिछले साल 95 लोगों की 95 लोगों की मौत हुई थी, इस साल 86 लोगों की मौत हुई, जबकि 2013 में 133 लोगों की मौत हुई। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि भले ही जितने बातें की जा रही, जितने आरोप लग रहे हो सरकार के ऊपर, लेकिन आंकड़े तो यही बताते हैं कि कम्युनल वायलेंस की घटनाएं बेहद कम हुई है। ये रिपोर्ट काफी अहम है, खासकर इस वक्त जब असहिष्णुता का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए।